please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आवाज असर दिखता है। अच्छा चलिए, अशोक लेलैंड की बात शुरू हुई तो एक काम करते हैं, मार्केट में जाऊं उससे पहले अशोक लेलैंड पे ही चलते हैं। अशोक लेलैंड के एमडी विनोद दसारी का कहना है कि कमर्शियल वाहनों के एक्सेल लोड बढ़ाने से डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनके मुताबिक जिन वाहनों पर यह नियम लागू होंगे उनमें पहले ही ओवरलोडिंग हो रही है। एक बार इस बाइट को सुनिए। 60% ऑफ द इंडस्ट्री वॉल्यूम पे इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, ना बसेस पे आता है, ना आईसी पे आता है, टिपर पे आता है। आप देखिए जो स्कूटर कैरियर है, कार कैरियर है या ऑयल टैंकर है, इसमें आप एक्सल लोड कितना भी बढ़ा दीजिए उसका तो आप वॉल्यूम लिमिटेड है, उससे ज़्यादा तो आप ले जा सकते नहीं है। तो केवल 40% पे अफेक्टेड है। तो इसके चलते मेरे को नहीं लगता कि इंडस्ट्री वॉल्यूम घटेगा। कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा चल रहा है इन कंट्री में, उसके चलते हमारी टिपर बिजनेस जिसके लिए मैंने आपको बताया कि हम बना नहीं पाए गाड़ियाँ, मार्केट शेयर गेन किया लेकिन और भी कर सकते थे, अब करेंगे। उसके टिपर की प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे उसके चलते। तो हमें लगता है कि इस साल डेफिनेटली देयर शुड बी एन इम्प्रूवमेंट। तो ये एक मैनेजमेंट की कमेंट्री आती हुई, क्यों जरूरत पड़ी अशोक लेलैंड को आवाज में आकर एड्रेस करने की? क्योंकि तमाम कंसर्न्स उठे थे। एक बार इस स्टॉक का हफ्ते भर का, महीने भर का कोई भी चार्ट खोल दीजिए तो अब असली मूड का जायजा लगेगा। 160 के हाई से स्टॉक क्या करेक्शन दिखाना शुरू कर चुका है और बीच में तगड़ा प्रेशर, ये देखिए वो दबाव देखने को मिला है 135 140 के स्तर से अब 110 के नीचे कामकाज करता हुआ। दिक्कतें आई थी, एक तो ट्रक में लोडिंग बढ़ाने की बात सरकार की तरफ से जो आ रही थी, तो डर था कि ट्रकों की डिमांड, नए ट्रकों की डिमांड कहीं ठंडी ना पड़ जाए, उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। दूसरा, मैनेजमेंट की रिजल्ट्स के बाद जो कमेंट्री थी मार्केट शेयर को लेकर खास तौर पे, वो इश्यू बना था और इसीलिए वो दबाव आया और उसी पे मैनेजमेंट ने आज क्लैरिफिकेशन दिया। तो इंट्राडे चार्ट्स अब लेकर आए तो दिन के लोज से एक रिकवरी। हाँ, ये ऊपरी स्तर से लोग मुनाफा बांधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब वो 10 बजने में 10 मिनट होंगे, 10 बजने में 5 मिनट होंगे, तब वो मैनेजमेंट सीएनबीसी आवाज पर आया। दिन के लोज से एक बेहद शार्प रिकवरी, 7-8% की रिकवरी देखने को मिली। अब फाइनली ठंडा पड़ता हुआ ये स्टॉक। लेकिन अशोक लेलैंड, जब मैं माइंट्री के एनालिस्ट से बातचीत करूंगा तो अशोक लेलैंड पे भी हम लोग कॉल लेंगे। माइंट्री के एनालिस्ट के पास, मैनेजमेंट के पास जाऊं उससे पहले बाजार अब आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। गुरुवार है आज, अब तो महज 2 घंटे बचे हैं, बैंक निफ्टी की ऑप्शंस एक्सपायरी होनी है, तो थोड़ा सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि एक्सपायरी के दिन आमतौर पे थर्सडे को वॉलेटिलिटी, अस्थिरता बढ़ती हुई नजर आती है, तो उसकी तैयारी हमें करनी है। इस समय तो खैर बुल्स एंड बियर्स पे एक टसल चल रहा है, बहुत ही नैरो रेंज में इस समय आपको ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। शुरुआत ठीक ठाक हुई, अचानक सेल ऑफ आया, लो लेवल से रिकवरी करने की हमने कोशिश करी, अब वापस कुछ दबाव हम झेलते हुए नजर आ रहे हैं, दिन के लोस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 10,950 के स्तरों के आसपास निफ्टी में हो रहा है इस समय कामकाज। दिक्कत आई है बैंक निफ्टी से, जो आउट परफॉर्म कर रहा था, 1/3% के उछाल के साथ कामकाज हो रहा था वहां पर, और वो पूरा आउट परफॉर्मेंस की जगह वो दबाव वहां पे नजर आएगा आपको। सारे वो गेन्स खत्म होते हुए बैंक निफ्टी में। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक्सपायरी की हम तैयारी कर रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स तो बुलिश थे, 27,000 या उसके ऊपर एक्सपायरी की बात करी जा रही है अभी भी, और लेकिन उस लेवल्स के अब हम कहीं नीचे, 150 पॉइंट नीचे अब 27,000 से इस समय बैंक निफ्टी में हो रहा है कामकाज। मेटल, सरकारी बैंक तो सुबह से दबाव में थे, अब वो आईटी भी ठंडा पड़ रहा है। एक बार आईटी आईटी में तो खैर दबाव ही था। मेटल तो सरकारी बैंक में कुछ बहुत शुरुआत में बाइंग आई थी, अब वो भी नदारत होती हुई आपको नजर आएगी क्योंकि हिंडाल्को अब दबाव में आ चुका है। वो खबरें हैं कि बड़े एक्विजिशन की वो कंपनी तैयारी कर रही है। सरकारी बैंक्स दिन के हाइस की तरफ कामकाज करते हुए, तो मोटा मोटी है बाजार का मूड आज का। लेकिन स्टॉक ऑफ द डे तो है माइंट्री, 9% की कमजोरी के साथ इस समय हो रहा है कामकाज। एक बार इस कंपनी के नतीजे स्क्रीन पर लेकर आए। नतीजों को लेकर कोई इश्यू नजर नहीं आएगा आपको, हालांकि जो बाजार उम्मीद कर रहा था उससे दोगुनी ग्रोथ इसने आई के फ्रंट पे कर डाली। मार्जिन जैसे एक्सपेक्टेड थे 200 बेसिस पॉइंट, 2% गिरेंगे, 2% मार्जिन गिर गए। तो ये सब बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था, ग्रोथ के आंकड़े उम्मीद से बेहतर थे, उसके बावजूद ये पिटाई देखने को मिल रही है। तो वैल्यूएशन से कंसर्न है, मूल्यांकन जो इस कंपनी को मिला हुआ था, क्योंकि 1 साल का चार्ट लेकर आए माइंट्री का, आपको समझ में आएगा किस तरह की मजबूती इस स्टॉक पे देखने को मिली है। नंबर्स पे माइंट्री के जो कल तिमाही नतीजे आए हैं उस पर बातचीत करने के लिए अब माइंट्री की चीफ ऑफ स्टाफ अमीषा मुनवार जी मेरे साथ जुड़ती हुई। अमीषा जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। ये जो नंबर्स हैं ये तो स्ट्रांग है,
हमारी उम्मीद से बेहतर ग्रोथ, कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है, तो नंबर्स को लेके कोई इशू है नहीं। पर एक परत नीचे जब जाता हूं मैम तो दिक्कत आती है। जितनी भी आपकी ग्रोथ आई है इस पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के बीच में, वो इंक्रीमेंटल जो ग्रोथ आई है उसका 40-50% कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ आपके एक टॉप क्लाइंट से देखने को मिला है। वो अकाउंट में 17% का उछाल देखने को मिला। इतना स्क्यूड ग्रोथ क्यों देखने को मिली मैम? पहले तो धन्यवाद आशीष। माइंड्री माइंड्स और हमारे कस्टमर्स और सारे शुभ चिंतकों की वजह से हमने ये ग्रोथ हासिल की है, जिस पे हमें बहुत फक्र है। आपने सही कहा, टॉप अकाउंट में अच्छा ट्रैक्शन दिया है, लेकिन डिफरेंशिएटर यह था कि हमने नए बिजनेस यूनिट में एंट्री की है, जिसके चलते हमें डिजिटल और ग्रो दोनों साइड में संतुलित नया बिजनेस मिला है। और देखा जाए तो Q1 में सेल्स फोर्स और SAP प्रैक्टिस दोनों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। सेल्स फोर्स प्रैक्टिस ने 3.5% की बढ़ोतरी दिखाई है और SAP प्रैक्टिस ने 4.7% की कांस्टेंट करेंसी में बढ़ोतरी दिखाई है। सारे आईजीज ने बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। रन और ग्रो यानी ट्रेडिशनल सर्विसेज, ऑटोमेशन, टेस्टिंग, IMTS, इसमें 10% की तिमाही दर तिमाही बढ़ोतरी दिखाई है और ग्रो यानी कि डिजिटल सर्विस में 12% की बढ़ोतरी दिखाई है। तो आपका कहना सही है, लेकिन हम हमारे टॉप कस्टमर्स के साथ हमारी रिलेशनशिप, टेक्निकल एक्सपर्टीज के चलते और नए बिजनेस एवेन्यूज में पद चिन्हों पर चलते हुए हमें काफी फक्र है उस पर। बिल्कुल ठीक है अमीषा जी, आप कह रही हैं ग्रोथ अच्छी थी। मेरे साथ इश्यू अभी भी वही है, जो पूरी इंक्रीमेंटल ग्रोथ आई है एक टॉप क्लाइंट की ग्रोथ के चलते आई है। बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड ग्रोथ इस क्वार्टर में नजर नहीं आई, तो बाजार थोड़ा चिंतित होगा। और जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो मैं आपको बताता हूं क्यों। टॉप 1 क्लाइंट को छोड़ दें तो टॉप 2 से लेकर टॉप 5 क्लाइंट जो है आपके, टॉप 4 मतलब एक को छोड़ने के बाद, उसमें तिमाही दर तिमाही 3% वहां से रेवेन्यू घटा। इनफैक्ट टॉप 6 से लेकर टॉप 10 क्लाइंट्स देख लूं तो भी 2% की ही महज उछाल तिमाही दर तिमाही देखने को मिल रहा है। तो कंसर्न है स्ट्रीट, सिर्फ टॉप क्लाइंट को छोड़कर बाकी अकाउंट्स में ट्रैक्शन, बाकी अकाउंट्स में मोमेंटम, बाकी अकाउंट से धंधा ठंडा पड़ रहा है मैम। टॉप 2 to 10 कस्टमर्स में काफ़ी डील ट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है। आप आगे वाले क्वार्टर्स में देखेंगे कि हम हर कस्टमर्स में बढ़ोतरी दिखाएंगे। एक दो कस्टमर्स में थोड़ा सा अंदरूनी असंतुलन और उनके डिसीजन में डिले की वजह से डील क्लोजर्स नहीं हो पाए हैं, बट आने वाले क्वार्टर में आप जरूर देखेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, अब इस समय तो कंसर्न्स हैं, वैल्यूएशंस रिच हैं, इसीलिए वो स्टॉक करेक्ट होता हुआ। अच्छा, एक और खबरों में पूरा ये बीता क्वार्टर गुजरा है हमारी, प्रमोटर्स के स्टेक सेल को लेकर तमाम जो खबरें आ रही थी, आपने भी आई एम श्योर पढ़ा होगा मैम, आई एम श्योर सुना होगा, बोर्ड मीटिंग में डिस्कस तक शायद हुआ हो। जो प्रमोटर कहा जा रहा है, फाउंडर्स और कंपनी के जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं वो अपना हिस्सा बेचने की तैयारी में है। क्या वाकई ऐसा कुछ है? आप लोग तो टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, इन द नो जरूर होंगे। क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या चल रहा है? जैसे कि हमने कम्युनिकेट किया है और यह एक फॉल्स न्यूज़ है। हमारे सारे फाउंडर्स ने काफ़ी मेहनत से ये एम्पायर खड़ा किया है और आपने देखा होगा कि हमने इस क्वार्टर में बियॉन्ड डिजिटल की जो नींव हमने रखना चालू की है और स्टैनफोर्ड के साथ एक अहम कोलैबोरेशन स्थापित किया है, जो कि सारे इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाएगा और हमारे कस्टमर के एंड यूज़र कस्टमर के साथ चलने के नए नए टेक्नोलॉजी, AI, मशीन लर्निंग में मदद करेगा। तो इन सब के प्रभाव से मुझे नहीं लगता कि ये न्यूज़ पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। जो आप कह रहे हो प्रमोटर्स या टॉप शेयर होल्डर्स एग्जिट करने की तैयारी में नहीं है। अच्छा, दूसरी दिक्कत की बात, एक तो ये प्रमोटर्स का स्टेक सेल, टॉप शेयर होल्डर्स की बात हो रही थी कि बेचेंगे, आप लोग डिनाई कर रहे हो उस बात को, लेकिन आपके जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर साहब हैं जगन्नाथन जी, मेरे ख्याल से 2009 से आपके साथ थे, तो अब तो लंबा साल हो गए, 8-9-10 साल हो गए। आप फाइनली खबरें आई हैं इस रिजल्ट के साथ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो CFO का इस्तीफा भी थोड़ा सा आजकल चिंता में डाल देता है, हालांकि आई एम श्योर माइंड्री में ऐसे इशू नहीं होंगे, पर क्यों इस्तीफा दिया जगन्नाथन साहब ने और कब तक रिप्लेसमेंट की तैयारी हो रही है? आप तो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, तो क्या कोई सर्च शुरू कर दी आप लोगों ने?
जगन 10 साल माइंडट्री के साथ बहुत बेहतरीन भूमिका निभाई, कई सारे इनिशिएटिव्स लाए, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और काफ़ी संतुलित फाइनेंस पूरा प्रोसेस हो चुका है। हर एक व्यक्ति को अपने भविष्य में अलग अलग करने की ख्वाहिश होती है। जगन हमारे सीएफओ ने कुछ नया करने का सोचा है। हम उनको बहुत अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। नए सीएफओ की बातचीत चालू है। हर एक बंदे का एक टेन्योर होता है, तो ज़रूर जैसे ही कुछ फिक्स हो जाएगा हम इन्फॉर्म करेंगे मीडिया को। अच्छा मैम, एक इशू और, इस बार तो अच्छी ग्रोथ आई। मैं कह रहा था शुरुआत में भी, मैंने कहा था कि आय के फ्रंट पे हमारी उम्मीद, बाजार उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन था, लेकिन जो कमेंट्री आ रही है वो कंसर्निंग है। जो एनालिस्ट से आप लोग बातचीत कर रहे हैं कि Q2 का गाइडेंस को लेकर जो कमेंट्री आई आप लोगों की कि Q1 के बाद Q2 ठंडा पड़ता हुआ नजर आएगा, स्लोअर होगा, क्यों और कितना दबाव एक्सपेक्ट करूं, कितना स्लो, कितना ठंडा परफॉर्मेंस होगा? जैसे कि Q4 में हमने स्ट्रॉन्ग डील्स क्लोज किए थे, जिनका ट्रैक्शन Q1 में प्रोजेक्ट का रैंप डाउन हुआ है, इसीलिए Q1 में अच्छी रेवेन्यू की ग्रोथ हुई है। Q4 में भी ग्रोथ की समांतर होगी, लेकिन जैसे कि Q1 का हाई जंप बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग डील क्लोजर था, उतना नहीं दिख पाएगा। तो ठीक है, लेकिन तिमाही दर तिमाही बढ़ोतरी जरूर होगी। हाँ, तो Q1 बेहद स्ट्रॉन्ग था, Q2 में मोमेंटम कुछ हद तक लूज आउट होता हुआ नजर आया, आप कह रहे हो। अच्छा, मार्जिन्स की इस बार तो 200 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का दबाव देखने को मिला है मैम। वो एंटिसिपेटेड था, वो काफी हद तक एक्सपेक्टेड था, क्योंकि सीजनैलिटी एट प्ले होता है, Q1 में मार्जिन पे दबाव आता है, वेज हाइक्स वगैरह होती हैं। पर यहां से Q2 ऑनवर्ड्स एक्सपेंशन होगा क्या, कितना बाउंस बैक करेगा? क्योंकि आप लोग की गाइड कमेंट्री कहती है कि मार्जिन्स में कुछ हद तक यहां से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, तो क्या आप लोग श्योर नहीं है पुराना बेस वापस रीइंस्टोर होता हुआ नजर आएगा? हमारे ऑपरेशन लीवर्स काफी तगड़े हैं, और हमने जैसे कि साल के शुरुआत में ही घोषित किया था कि आप सालाना मार्जिन को देखिए, तो हम यह बताते हैं कि FY 18 में हमारा मार्जिन FY 17 से बेहतरीन रहेगा। अच्छा मैम, आपने भी नोटिस करा होगा अमीषा जी, आज स्टॉक की बहुत तगड़ी पिटाई हो रही है, और पिटाई होने की वजह तो एक है कि वो वैल्यूएशंस या मूल्यांकन जो बाजार देता है, काफी रिचली वैल्यूड है आपकी कंपनी। इस पिटाई से पहले तो 21 टाइम्स FY 20 पे कामकाज हो रहा था, उस पी मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहा था, तो वैल्यूएशंस को लेकर तो नो डाउट कंसर्न्स थे। तो आप इस क्वार्टर के परफॉर्मेंस के बाद सभी जानना चाहते हैं आपसे कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर FY 19 का आउटलुक कैसा होगा? क्या Q1 में जो आपने मोमेंटम पिकअप करा है, कॉन्फिडेंट है कि पूरे साल एमुलेट कर पाएंगी, पूरे साल ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा? बताएं मुझे, FY 19 में आए और मार्जिन्स की प्रोफाइल या पिक्चर कैसी रहेगी? हमारी कोशिश रेवेन्यू इंक्रीज, हाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन और हमको खुद को इंडस्ट्री से अलग डिफरेंशिएट करने में हमेशा लगी रहती है। हमारे जो एक्सीलरेटर्स हमने बनाए हैं, स्टैनफोर्ड के साथ हमारा कोलैबोरेशन, ये सब के चलते स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जरूर दिखाई देगा आपको। मैं समझ गया, आप मतलब कोई नंबर पे बात नहीं करने वाली मैम, है ना? ठीक है अमीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए। तो माइंडट्री नंबर्स तो ठीक ठाक, लेकिन वैल्यूएशंस के लिहाज से थोड़े से कंसर्न, और शायद स्ट्रीट पे इसीलिए आप देख रहे हैं वो तगड़ा प्रेशर आता हुआ। इस समय तो आज का स्टॉक ऑफ द डे कहना चाहिए, 10% का दबाव, और एक समय तो 12% तक की कमजोरी स्टॉक दिखा चुका है। इस तरह का प्रेशर बनता हुआ तो दो स्टॉक्स आज रेडार पे हैं सबके। एक जो सुबह सुबह आवाज पे बातचीत हुई अशोक लेलैंड की, उस कंपनी के मैनेजमेंट के जो क्लैरिफिकेशंस आए, स्टॉक संभलने की कोशिश कर रहा है, ठंडा पड़ रहा है, इन लेवल्स पर स्थिरता, वॉलेटिलिटी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में अशोक लेलैंड पे क्या कॉल होगा? और साथ में ये स्टॉक माइंडट्री जिस तरह की आज तगड़ी पिटाई झेल रहा है। तो चलिए इन दोनों स्टॉक पे बातचीत करने के लिए आप जोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह जुड़ते हुए। गौरांग सर, पहले अशोक लेलैंड, क्या करूं, अगर मेरे पास था तो मैं घबरा गया हूं, क्योंकि ये तो अच्छा खासा प्रेशर बन गया पिछले कुछ दिनों में, और अगर मुझे फ्रेश एंट्री करनी है, मिस आउट हो गया था क्योंकि अकेला एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है, तो एंट्री करूं क्या इन लेवल्स पे? मुझे स्ट्रैटेजी समझा अशोक लेलैंड में क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो डिस्क्लोजर, हमारी खरीदारी की राय बरकरार है आशीष जी, और गुड आफ्टरनून आप सभी को हमारे तरफ से। और हमारी खरीदारी की राय सबसे बरकरार थी जब हिंदुजा फाउंड्रीज का मर्जर हुआ था अशोक लेलैंड के साथ, अगर आपको याद हो तो करीबन डेढ़ साल पहले, और तभी कुछ ऐसा माहौल बन गया था क्योंकि हिंदुजा फाउंड्रीज एक लॉस मेकिंग यूनिट था, लेकिन सिनर्जीज बेहतरीन होने के कारण इनके इनपुट कॉस्ट में काफी कुछ नीचे की तरफ के दायरे देखे, और हमने देखा कि 70-75 से ये स्टॉक चला 165 के आसपास से उसके ऊपर गया, और फिर करेक्शन हम देख रहे हैं।
उसके पश्चात सोमवार को खबरें आई कि ओवरलोडिंग की अनुमति देंगी सरकार। 25 टन ट्रक जो माल ढोती है उसके मुकाबले 28 साढ़े 28 टन ढो सकती है। नतीजे देखे, मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनी, हमारा जो खरीदारी का राय थी, हमारी खरीदारी की वो कवायद आज भी बरकरार है। तो टारगेट क्या होगा सर? कमजोर हुआ है। सॉरी, क्या बता रहे? टारगेट क्या होगा आपका अगर खरीदारी की राय है तो? 145 का पहला लक्ष्यांक है और मुझे पूरी उम्मीद है कि नए ट्रक्स के ऑर्डर मार्केट शेयर जो गवाया है टाटा मोटर्स को करीबन 4 या 5% तक का वो फिर से रिकैप्चर करेंगे। एलसीवीज में इनकी अच्छी खासी ऊपर के तरफ के आंकड़े हमने आते हुए देखे और महीने दर महीने जो बिक्री के आंकड़े आए हैं और आने वाले समय में आएंगे वो भी कार्य काफी दुरुस्त होंगे। एक चीज हम भूल रहे हैं आशीष जी, यहाँ पर सरकार 15 साल से पुराने ट्रकों को स्क्रैप करने की बात कर रही है। अगर वो बिल जो कैबिनेट के सामने है उसको मंजूरी मिल गई तो जो रेशियो है पुराने ट्रक्स का और नए ट्रक्स का वो स्क्यूड है पुराने ट्रक्स के फेवर में। तो जाहिर है ये सबको स्क्रैप करना पड़ेगा और नए ट्रक्स खरीदारी करनी पड़ेगी। तो ये चीज लोग भूल रहे हैं जो मेरे ख्याल से ध्यान देना, गौर करना बहुत जरूरी है बुनियादी तौर पर। उस लिहाज से हमारी आज भी खरीदारी की राय बरकरार है और 145 का एक कंजर्वेटिव टारगेट हम लेकर के। ठीक है, चलिए गौरांग साहब धन्यवाद आपका। तो अशोक लेलैंड, इस स्टॉक में जो मन है खरीदारी का ही है। 145 के टारगेट जस के तस बने हुए हैं, कन्विक्शन अभी भी स्टॉक को लेकर बना हुआ है। तो बहुत ज्यादा घबराए ना आसान शब्दों में। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद एसएमई कॉर्नर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए एसएमई कॉर्नर की शुरुआत करते हैं। पहले तो इंडेक्स स्क्रीन पर लेकर आए, क्या हाल है? कुछ प्रेशर के साथ हो रहा है कामकाज। जब मैंने लास्ट चेक करा था तो इंडेक्स लेकर आए प्लीज स्क्रीन पर। 1% की कमजोरी, 14-15 पॉइंट का दबाव। क्विकली गेनर्स और लूजर्स आज की। औरंगाबाद डिस्टिलरी है कि नहीं देख लें। अरे वाह, है आज फिर 5% का ऊपर सर्किट लगता हुआ। 37 रुपए पे अभी औरंगाबाद डिस्टिलरी का स्टॉक। ये लगातार जब से 4-5 दिन हो गए मेरे ख्याल से ये स्टॉक रोज फीचर करता है। बाकी के गेनर्स आपकी स्क्रीन पर। लूजर्स की लेकर आए, देखें क्या प्रदर्शन है आज लूजर्स का। कौन कौन से स्टॉक्स में दिख रहा है दबाव? तो मध्य प्रदेश टुडे मीडिया एक कल भी दबाव में था। लेक्सस ग्रेनिटो में अब कुछ प्रेशर आता हुआ। डीपी आभूषण में दबाव। इनोवेटिव टायर्स एंड ट्यूब्स में प्रेशर 5 से लेकर 20% तक का दबाव इन स्टॉक्स में है। लेकिन कुछ आज जो वॉल्यूम लिहाज से भी बजर्स हैं तगड़े, है ना वरुण? डेफिनेटली आशीष, काफी सारे स्टॉक से एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले एनएससी की बात करें तो श्रेणिक लिमिटेड सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स इसमें देखने मिल रहे हैं, 2,80,000 शेयर्स के। इसके अलावा ओसवाल सीड्स और एमपी टुडे जिसका आपने हाईलाइट किया उसमें भी करीब 58,000 के वॉल्यूम्स देखने मिल रहे हैं। बीएससी में जो 4 कंपनी जिसमें सबसे अच्छे वॉल्यूम्स है उसमें एंजल फाइबर्स है, इसके अलावा खेमानी डिस्ट्रीब्यूटर्स, मेहाई टेक्नोलॉजीज और अक्षर स्पिनटेक्स, ये तमाम वो काउंटर्स है जिनमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स देखे जा रहे हैं। तो ये वॉल्यूम के लिहाज से बजर्स, यहाँ पे एक्टिविटी पार्टिसिपेशन स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। अच्छा, रोज वरुण कुछ ना कोई डिफरेंट अपडेट लेकर आते हैं, रिसर्च लेकर आते हैं। आज कुछ ज्योग्राफिकल रिसर्च करके आए हैं। क्या है रिसर्च है वरुण एसएमईज को लेकर? देखिए आशीष, अब तक करीब 420-422 एसएमई कंपनीज लिस्टेड हो चुकी है एनएससी और बीएससी में, और हमने ये कोशिश की जानने की कि किन ज्योग्राफी से दरअसल ये कंपनीज आई है। और हमको ये पता चला है कि सबसे ज़्यादा कंपनीज जो एसएमई में लिस्टेड है वो गुजरात से आती है। 422 में से करीब 131 कंपनी यानी कि 31% कंपनीज जो है वो गुजरात से आई है। तो एसएमई का जो कैपिटल है वो तो गुजरात ही है। इसके अलावा महाराष्ट्र से 119 कंपनीज है, दिल्ली नई दिल्ली से करीब 47 कंपनीज है। अगर आप 3 टॉप स्टेट्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया इनको कंसीडर करें तो कुल एसएमई कंपनीज में से 70% जो लिस्टेड कंपनीज है वो इन 3 स्टेट से आती है, यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली और न्यू दिल्ली। इसके अलावा वेस्ट बंगाल 23, एक एक करके आप अपनी स्क्रीन पे लिस्ट देख सकते हैं। और एक्चुअली 85% जो कंपनीज है एसएमई में जो लिस्ट हुई है वो दरअसल टॉप 6 स्टेट से आती है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, न्यू दिल्ली, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल है। लेकिन गुजरात यही एसएमई का कैपिटल है, सबसे ज्यादा कंपनीज तो यहीं से आई है। हाँ, गुजरात सबसे ज्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र और नई दिल्ली। पैसे तो हर तरफ एसएमई को जरूरत है, तो आपके लिए एक ब्यूटीफुल मार्केट है टैप करने के लिए। उसका पोटेंशियल, पैसे उठाने का एक आसान रास्ता है, तो ध्यान रखें इस एवेन्यू को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस समय तो वाइड स्प्रेड अवेयरनेस यहीं पे है, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली एनसीआर का रीजन। लेकिन सोनम, आईपीओ कैलेंडर क्या कहता है?
सो आशीष, एक नया आईपीओ है जो अगले हफ्ते उतर रहा है और वरुण अपने गुजरात बेस्ड एसएमई में एक और शेयर जोड़ सकता है। सबसे पहली कंपनी है उशांति कलकेम लिमिटेड। ये आईपीओ खुल रहा है जुलाई 23 तारीख को, बंद होगा 25 तारीख को। ये आईपीओ साइज जो है 12 करोड़ का है, 57 से 60 रुपीस प्रति शेयर का प्राइस बैंड है, 2000 शेयर का मार्केट लॉट है और ये कंपनी एनएसई एसएमई में लिस्ट होगी। गुजरात बेस्ड कंपनी है जो डाई के कारोबार में मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों का काम करती है और ज्यादातर कंपनी का कारोबार एक्सपोर्ट से आता है, मतलब 60% ऑफ रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आता है, वही 41% या फिर लगभग 40% का रेवेन्यूज डोमेस्टिक मार्केट से आता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी का काफी मजबूत दिखाई दे रहा है, ओवरऑल ट्रेंड मजबूत है। सिविक फाइनेंशियल 14 में कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, इसलिए वो एक आंकड़ा आपको ज्यादा ऊपर का दिखेगा, लेकिन बाकी का ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मजबूत दिखाई दे रहा है। अब दो आईपीओस है जो ऑन गोइंग है, इस वक्त मार्केट में खुले हुए हैं। एक है सुपर शक्ति मेटालिक्स लिमिटेड। ये आईपीओ बंद हो रहा है कल जुलाई 20 तारीख को। 60 करोड़ का इशू साइज है, लगभग 0.82 टाइम्स सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है। ये कंपनी बीएसई एसएमई में लिस्ट होगी। कोलकाता बेस्ड कंपनी है जो आयरन और स्टील के मैन्युफैक्चरिंग कारोबार में है। और दूसरी कंपनी है गणेश फिल्म्स, इसके बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं। इसका क्लोजिंग का डे एक्सटेंड हो गया है और अब ये बंद होगा जुलाई 23 तारीख को और इसका अभी तक सब्सक्रिप्शन 0.71 टाइम्स हो चुका है। डे एक्सटेंड हो गया यानी कि पार्टिसिपेशन ज्यादा है नहीं, है ना? तो आशीष, ओवर प्राइस्ड है ये मार्केट का कहना है और इसी के कारण इसका डेट एक्सटेंड किया गया है। तो ठीक है, वो भर नहीं पा रहा इसीलिए एक्सटेंड करा गया। अच्छा, इस हफ्ते 2 लिस्टिंग भी हुई सोनम, कैसी रही? बिल्कुल आशीष, दोनों की लिस्टिंग बहुत ही सुस्त दिखाई दे रही है। सबसे पहले अंबानी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, ये कंपनी लिस्ट हुई है एनएसई एसएमई में। लिस्ट हुई थी कल, इशू प्राइस था 66 का, इस वक्त चल रहा है 66.25 पे, तो बेहद ही सुस्त लिस्टिंग। ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के कारोबार में है। और दूसरी कंपनी है रॉ एज इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये कंपनी लिस्ट हुई बीएसई एसएमई में, कल लिस्ट हुई है। इशू प्राइस था लगभग 72 का, अभी भी चल रहा है 72.50 पे, तो इसकी भी बेहद ही सुस्त लिस्टिंग दिखाई दे रही है। ये कंपनी जो है वो दूसरे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इंडस्ट्रियल मिनरल सप्लाई करने का काम करती है। अरे चलिए, पूरी डिटेल्स आ गई हैं। ये रैप अप एसएमई वर्ल्ड का आपकी स्क्रीन पे ऊपर टोल फ्री नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर सब चल रहे हैं। डायल इन करें, अपनी क्वेरीज भेजें। कोशिश करूंगा इसी प्लेटफॉर्म एसएमई कॉर्नर में ज्यादा से ज्यादा आप लोग की क्वेरीज को सॉल्व करा जाए आगे। लेकिन चलिए, आज के एसएमई कॉर्नर और आज के न्यू ईयर कंपनी में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आखिरी सौदा। नमस्कार।